पुकारो। झांसी भी अविनाशी भी मैं सीता की महान हूँ, नारी नहीं जान हूँ, हिंद की मैं शान हूँ, हिंद की मैं शान हूँ। शुभ प्रभात आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, कोऑर्डिनेटर महोदय एवं मेरे प्रिय सभी गुरुजन और भाइयों और बहनों। मेरा नाम निरांती शर्मा है, मैं कक्षा 11 मानवीय की छात्रा हूँ। सबसे पूर्व मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगी कि आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है और मोनू सर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आज आप सभी के समक्ष महिला सशक्तिकरण के इस प्रसंग के अंतर्गत एक बहुत ही महान भारतीय वीरांगना की गाथा आप सभी को सुना सकूं। वीर पुरुषों की कविता सुनी है सबने, आज भारतीय वीरांगना की गाथा मैं तुम्हें सुनाती हूँ। वीर पुरुषों की कविता सुनी है सबने, आज भारतीय वीरांगना की गाथा मैं तुम्हें सुनाती हूँ। आजादी को पाने की खातिर क्या क्या सहा उन्होंने आज सबको बताती हूँ। दुश्मन ने जब जब छलनी किया भारत माता का नाम, हर भारतीय वीरांगना छोड़ाई अपने घर का आंगन। हम सभी भारतीय वीरांगनाओं का गाते हम गुणगान है, उस हर महान नारी को मेरा शत-शत प्रणाम है, शत-शत प्रणाम है। दोस्तों, आप सबने कई महिला स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां तो जरूर सुनी होंगी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, कमला नेहरू इत्यादि, किंतु शायद ही आप में से कुछ लोग ही सिर्फ डायमंड स्टोर की उपाधि से नवाजा बहुत ही महान मैडम एनी बेसेंट के बारे में जानते होंगे। मैडम एनी बेसेंट एक ऐसी महान गुणनाम वीरांगना थी जिन्होंने आधुनिक भारत को बांधने में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया। इनका जन्म सन 1847 को लंदन शहर में हुआ था। जी हाँ, आप सबने सही सुना, लंदन शहर। यह एक ब्रिटिश आयरिश मूल की महिला थी। एनी ने बहुत कम उम्र में ही अपने पिता को गोद लिया था, जिसके बाद इनकी माता जी ने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। आगे चलकर जब इनका विवाह फ्रैंक प्रेजेंट नाम के आदमी से हुआ तो धार्मिक मतभेदों के कारण जल्दी इनका तलाक हो गया और तलाक के बाद ईसाई मान्यताओं के अनुसार इनके दोनों बच्चों को भी इनसे दूर कर दिया गया। जीवन के इस मोड़ पर मानव लेती ने इनसे इनका सब कुछ छीन लिया, पिता, पति, बच्चे, पहचान, स्वाभिमान, सब कुछ। पर कहते हैं ना, रात जितनी काली हो अगले दिन सूरज उतना ही तेज दमकता है। ऐसा ही कुछ हुआ एनी के साथ। जीवन के इस मोड़ के बाद उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक नए सिरे से की और सबसे पहले ब्रिटेन में रहकर ही एक लेखिका और समाज सुधारक के रूप में काम किया। आगे चलकर वह थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी। यह एक ऐसी सोसाइटी थी जो दुनिया के प्राचीन धर्म जैसे बौद्ध, जैन, पारसी और मूलतः हिंदू को पुनः उनके शुद्ध रूप में स्थापित करते थे। और इसी की अध्यक्ष बनी मैडम एनी बेसेंट और इसी के प्रचार प्रसार के सिलसिले में सन 1891 में वह पहली बार भारत आए और भारत आते ही भारतीय संस्कृति और सभ्यता से प्रभावित होकर उन्होंने भारत को ही अपनी कर्मभूमि बना लिया। दोस्तों, और हम मैडम एनी बेसेंट के योगदानों को गिनने बैठे तो सुबह की शाम हो जाएगी। उन्होंने भारत के लिए इतना कुछ किया है जो शायद एक भारतीय भी नहीं कर सकता था। उन्होंने न सिर्फ बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा जैसी चीजों को भी बढ़ावा दिया। दोस्तों, आप में से कई लोग आगे चलकर BHU में एडमिशन लेना चाहते होंगे। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और क्या आप यह जानते हैं कि इससे पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था और सन 1898 में मैडम एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। आप में से कुछ लोग सिविल सर्विस में अपना करियर बनाना चाहते होंगे, पर आप क्या जानते हैं कि मैडम एनी बेसेंट की बात थी जिन्होंने सन 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके परिणाम पश्चिमी अंग्रेजों ने भारतीयों को सिविल सर्विस में आने का समान अधिकार दिया था। उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिसमें वह अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाती थी। सोचिए कितनी स्वाभिमानी और साहसी महिला थी वो। अंग्रेज होते हुए भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अंग्रेज गलत थे। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर चल रहे उग्रवादी और उदारवादी भावों के बीच के मतभेदों को भी सुनाया और उन्हें एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा और साहस दिया। इसलिए कारणवश आगे चलकर सन 1917 में वह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि थी उनके
आजादी ना होते हुए भारत भी भारत की सबसे बड़ी संस्था के अध्यक्ष बने। आगे चलकर 1920 में उन्हें स्काउट भर्ती सबसे बड़े मेडल सर्वोत्तम से भी नवाजा किया गया। दोस्तों, मैडम एनी बेसेंट की उपलब्धियां अपने आप में ही एक चर्चा का एक अलग विषय है, किंतु हमें उनके जीवन के हर एक अंश से प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलती है जीवन खुल के जीने की, स्वाभिमान से समझौता न करने की, गलत के खिलाफ डटकर आवाज उठाने की और मुसीबतों से न भागने की। दोस्तों, जब उनके जीवन में उनके सब अपनों का साया हट गया, तब उन्होंने भारत को अपनाया और अपनी अंतिम सांस तक उसी की कल्याण में लगे। दोस्तों, हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, खासकर लड़कियों को, कि कैसे उन्होंने कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, कभी भी किसी के आगे झुकी नहीं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें अपने बच्चों से दूर होना पड़े या फिर जेल जाना पड़े। अब मैं आप सभी के समक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह चौहान जी की बहुत ही प्यारी सी कविता है आया समय उठो तुम नारी की कुछ पंक्तियों के साथ ही अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, इस आशा में कि आज आपको मैडम एनी बेसेंट की कहानी से कुछ तो सीख मिली होगी, कुछ तो प्रेरणा मिली होगी और आप अपने जीवन में भी उनके मूल्यों को डालेंगे। आया समय उठो तुम नारी निर्माण तुम्हें ही करना है। आया समय उठो तुम नारी निर्माण तुम्हें ही करना है। सत्यता दया ममता की तुम मूर्ति हो, तुम अवतारी हो। वक्त पड़े तो लक्ष्मीबाई, वक्त पड़े तो छटकारी हो। आंधी हो तूफान गिराओ, पत्थर कभी नहीं रुकना है, क्योंकि निर्माण तुम्हें ही करना है। शिक्षा हो या अर्थ जगत हो या हो सेवाएं सरकारी, पुरुषों के समान तुम भी हो पति सच्ची अधिकारी। तुम्हें नए प्रतिमान सृजन के खुद अपने हाथों से करना है। आया समय उठो तुम नारी, निर्माण तुम्हें ही करना है। आया समय उठो तुम नारी, निर्माण तुम्हें ही करना है। धन्यवाद। व्यक्ति की सबसे बड़ी भूमिका होती है, जो भी कार्य की जिम्मेदारी दी जाए उसको कर्तव्य का निर्वहन करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी।